हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, फाइनली आज हमने साइंस की क्लास शुरू कर दी है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, इस चैनल पर रोज़ आपको साइंस की 10 मिनट की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से साइंस पढ़िए, लेकिन 10 मिनट आप जीएस ओनली पे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अब की बार रेलवे पार करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। ये आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से आरंभ होता है। मुख से, पेट से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का पाचन क्रिया है वो कहाँ से आरंभ होता है, तो वो होता है मुख से। ठीक, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका पचना जो आरंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन देखिए, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड बी, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन बी एंड सी हैं वो जल में घुलनशील हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद कैसे रख करेंगे, तो आप लोग बीसीजी का टीका आप लोग सुने होंगे, ये टीबी मरीजों को भी लगाया जाता है। तो विटामिन बी सी जो है वो जल में घुलनशील है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ग्लूकोज बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर बनाता है क्या। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, आयोडीन, प्रोटीन, शुगर। यानी कि जो लोग रेसिंग करते हैं वो जब थक जाते हैं तो उनको तुरंत तात्कालिक शक्ति यानी कि तुरंत शक्ति ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका ग्लूकोज। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में आया हुआ है। टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें कि 12 आपके रेलवे में पूछा हुआ है और 12 जीएस ओनली टीम की तरफ से एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो इसलिए आप पूरे यूट्यूब पे किसी से साइंस पढ़िए, लेकिन आप 10 मिनट शाम को क्लास जरूर अटेंड कर लिया करिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए, अल्कोहल, गैसोहॉल, इथाइल अल्कोहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90% जब मिक्स किया जाता है तो उसे कहा जाता है गैसोहॉल। क्या, गैसोहॉल कहा जाता है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लौंग किससे प्राप्त होती है। जड़ से, या फिर पुष्पकली से, या फिर तने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लौंग है वो प्राप्त होती है हमें पुष्पकली से। ठीक, किससे, पुष्पकली से। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। यानी कि कोई भी वृक्ष है उसकी अगर हमें आयु पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे, उनके जड़ को देखकर, या फिर उनके पत्ते को गिनकर, या फिर उनके वलयों को गिनकर, या फिर जड़ के आसपास की मिट्टी से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उनके वलयों को गिनकर। ठीक, तो किसी भी वृक्ष की आयु हम लोग तभी पता कर सकते हैं उनके वलयों को गिनकर। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस की जो सबसे गर्म हिस्सा है उसे क्या कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, ज्योतिविहीन क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या होगा, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक, तो गैस की सबसे गर्म हिस्से को हम लोग कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजों की सबसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। यानी कि जो बीज होते हैं किसी भी चीज़ के बीज, चाहे वो धान, गेहूं, आपका कोई भी किसी वृक्ष का बीज, तो उसे हम लोग सबसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। जगह कैसी होनी चाहिए, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, या फिर ठंडी और गर्म परिस्थिति में, या फिर नम वायु में, या फिर गर्म स्थान पर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। ठीक, तो किसी भी बीज को हम लोग सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम उसे ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो लोग मक्के को अनाज की तरह लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो हम लोग मुख्यतः अनाज को
किसको लेते हैं, तो गेहूं को जो है हम लोग अनाज के रूप में या फिर कहें तो अनाज की तरह लेते हैं। लेकिन जो लोग मुख्यतः मक्के को अनाज की तरह लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी आ जाती है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विटामिन B1 की कमी आ जाती है। किसकी? विटामिन B1 की कमी आ जाती है जो लोग मक्के को अनाज की तरह लेते हैं या फिर कहें तो मक्के को अनाज की तरह खाते हैं। जैसे हम लोग गेहूं का रोटी खाते हैं और कुछ लोग लगातार मक्के की रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें विटामिन B1 की कमी आ जाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बच्चों को दूध पीते समय स्तनों से दूध का जो निष्कासन होता है वो किसकी मदद से होता है। यानी कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उस समय स्तनों से जो दूध होता है उसका निष्कासन किसकी मदद से होता है। ऑप्शन देखिए, एनामेल, शुष्क नलिकाओं से, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑक्सीटोसिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन की ही मदद से जब बच्चे दूध पीते हैं तो स्तनों से दूध का निष्कासन होता है। किसकी मदद से? ऑक्सीटोसिन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, छाल से, तने से, बीजों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? बीजों से। ठीक, तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? वो होता है आपका बीजों से। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, असत्य फल कौन से हैं? नारियल, कटहल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में आपके पूछा गया था कि असत्य फल निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, नारियल, कटहल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? दोनों। ठीक, तो असत्य फल कौन से हैं? दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, कटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका कटक में। और ये कटक कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका ओडिशा में। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछ भी सकता है कि केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। अगर कटक नहीं है ऑप्शन में तो वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक, क्योंकि जो कटक है ये आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन देखिए, H2O, H2, HCl, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा H2O। ठीक, तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो पाया जाता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र का pH मान है। ठीक, आप टॉयलेट करते हैं तो उसका pH मान क्या है। ऑप्शन देखिए, 6, 6.5, 7.2 या फिर 8। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक, तो जो मूत्र का pH मान होता है वो होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भूमि का अध्ययन कहा जाता है किसे? पेडोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई भूमि का अध्ययन कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक, पेडोलॉजी को ही हम भूमि का अध्ययन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हॉन, मेंडलीफ, एंटिनो लवोसियर। तो मेरे भाई आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लवोइसियर को कहा जाता है। किसको? एंटोनी लवोसियर को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन देखिए, शीशा, लोहा, अल्मुनियम, इस्पात। तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को शीशे के पात्र में रखना चाहिए, यानी कि शीशे के बर्तन में रखना चाहिए। अब वो बर्तन आपका किसी का भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को शीशे के पात्र में ही रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपसे एग्जाम में इससे मुलाकात हो सकती है। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? वो किए थे आपके हेनरी बेकेरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकेरल ने किया था। ठीक, तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने किया था। शायद इस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात एग्जाम में जरूर से होगी। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, रेडियो
धर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन देखिए कैंडेला, क्यूरी, फर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्यूरी। ठीक, तो रेडियो धर्मिता की यूनिट जो है वो क्या है? वो है आपका क्यूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, रेडियो धर्मिता नापी जाती है किससे? शायद इसका आंसर आपको पता होगा, गीगर मूलर काउंटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, पोलरोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? गीगर मूलर काउंटर। क्या होगा? गीगर मूलर काउंटर। इससे ही रेडियो धर्मिता मापी जाती है, यानी कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन देखिए अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बीटा किरण। ठीक, तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है? बीटा किरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऋणात्मक आवेश निम्न में से कौन सा है? अल्फा, गामा, बीटा किरण में, तो वो होगा ऑप्शन सही बीटा किरण। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? ऑप्शन देखिए सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रिय जो तत्व है वो होगा आपका प्लूटोनियम। ठीक, क्या होगा? प्लूटोनियम। तो मेरे भाई प्लूटोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 25, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन देखिए पौधा, चट्टान, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डेटिंग जो है वो जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल। ठीक, अब एक चीज जानिए जीवाश्म होता क्या है। तो जानिए कि किसी भी विलुप्त जंतु या फिर पौधे के किसी समय जीवित होने का प्रमाण ही जीवाश्म कहलाता है। सिंपली भाषा में समझिए कि जब कोई जीवधारी मरता है तब उसके शरीर का नर्म भाग गल जाता है। नर्म भाग मतलब ऊपर का चमड़ा गल जाता है और कठोर भाग बच जाता है, यानी कि हड्डियां बच जाती हैं और करोड़ों वर्षों के बाद वो पत्थर में परिवर्तित हो जाती हैं। तब उसका आयु, उसी की आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। फिर से जानिए कि जब कोई जीव मरता है तो उसका ऊपरी हिस्सा यानी कि चमड़ा गल जाता है, हड्डियां बचती हैं, तो वो करोड़ों वर्षों बाद जब जमीन से किसी कारणवश ऊपर आ जाती हैं तो उसकी आयु निर्धारण करने के लिए ही कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक, जो हड्डी मिलती है हमें उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS।